हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 26। हाँ, अंदर आ जाओ, करीम ने सना से कहा। सना ने सर हिलाया और मुस्कुराकर कार में बैठ गई। कार में बैठते ही सना ने करीम से कहा, इतनी देर रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, क्या तुम्हें इसका अंदाजा है कि कितनी रात हो गई है और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही थी? करीम ने सना को डांटा और उसने सना की छोटी आंखों की तरफ देखा जिससे वो उसे एकटक घूर रही थी। करीम ने उसे घूरते हुए देखा तो गुस्सा दिखाते हुए कहा, आज के बाद घर आने में देरी नहीं होनी चाहिए। ये कितनी बुरी बात है ना कि मेरी पत्नी घर से बाहर रहे। मैं घर पर अकेला क्या करूँगा? और अब आगे। करीम सना को डांट रहा था। उसकी डांट सुनकर सना ने सर हाँ में हिलाया और कहा, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? यहाँ पर मैं काम तो ही कर रही थी ना। हाँ, लेकिन ऐसा काम करती ही क्यों हो जिससे देर रात तक बाहर रहने की जरूरत पड़ती है? करीम ने अपने कठोर लहजे में सना को डांटा और कार को स्टार्ट कर दिया। सना को हैरानी हुई। आज करीम के कार के साथ उसके गार्ड्स की कार नहीं थी। आज करीम अकेला था। सना ने मन में सोचा, क्या आज इसकी सिक्योरिटी को इसकी फिक्र नहीं है? इस बारे में सोचते हुए सना ने करीम के गार्ड्स के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहा, भाई, इन अमीरों को कहीं ना कहीं तो पैसे खर्च करने ही है ना, यही सही। करीम ने देखा सना उसके बातों को इग्नोर कर रही थी और कार के बाहर देख रही थी। करीम की आंखें छोटी हो गईं और भौहें सिकुड़ गईं। उसने सना को बाहर देखते हुए देखा और चुप हो गया और अपने मन में उसने खुद को डांटते हुए कहा, मैं बेकार ही इस लड़की के लिए फिक्र कर रहा हूँ। मुझे इसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। करीम ने अपना सर झटका और कार को ड्राइव करता रहा। रात गहरा गई थी और जिस रोड पर करीम की कार दौड़ रही थी वो इस समय खाली थी। कार में चुप्पी थी और दोनों बिल्कुल शांत थे। सना कार के बाहर सड़क पर पीछे छूटी स्ट्रीट लाइट्स को, पेड़ों को देख रही थी और करीम शांत था। तभी अचानक कार की शांति को भंग करता हुआ करीम का फोन बजा। फोन बजने के साथ ही सना का ध्यान करीम के फोन स्क्रीन पर चला गया। करीम का फोन डैशबोर्ड पर ही रखा हुआ था। करीम और सना दोनों ने साथ में फोन स्क्रीन को देखा। फोन स्क्रीन पर अनाया का नाम शो हो रहा था। अनाया का नाम देखकर सना ने अपना सर वापस कार से बाहर घुमा लिया और उधर ही देखने लगी। करीम ने सना को देखा और फिर कार को साइड में रोक दिया और अनाया का फोन रिसीव कर लिया। फोन रिसीव होते ही अनाया की आवाज़ आई, करीम, क्या तुम फ्री हो? हाँ, बताओ क्या बात है अनाया? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? करीम ने अनाया से पूछा। करीम की नज़रें सना पर टिकी थी और कान फोन पर। वहीं सना की नज़रें बाहर देख जरूर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान ये सुनने में लगा था कि फोन पर अनाया क्या कह रही है। करीम के सवाल को सुनकर अनाया ने कहा, बेबी, मेरी तबीयत मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है और मेरा ध्यान रखने वाला भी आज कोई नहीं है। आज मैं घर पर अकेली हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो प्लीज़? अनाया की इतना कहते ही कार में एक बार फिर शांति छा गई। सना ने भी अनाया की बातों को सुना था और उसे लगा कि करीम अनाया की बातों को मान जाएगा। वैसे भी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और इस नाते करीम को उसका ख्याल रखना भी चाहिए। वो दोनों लंबे समय के साथ में थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। करीम ने सना की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। ये लड़की अनाया सुधर नहीं सकती थी। करीम ने उसे साफ साफ कहा था कि अब उसे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है
लेकिन अनाया मानने को तैयार ही नहीं थी और करीम भी उसे ज़्यादा दुख देना नहीं चाहता था। उसी की वजह से कोई इनोसेंट इंसान दुखी हो जाए, उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। करीम ने सना की तरफ देखते हुए अपने शब्दों को संभाला और अनाया से कहा, अनाया, असल में मैं अभी बिजी हूँ, लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए अभी एमिली को भेज देता हूँ। उससे बेहतर तुम्हारा ख्याल कोई नहीं रख सकता। वाट, एमिली? लेकिन करीम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, एमिली की नहीं, अनाया ने गुस्से से कहा। सना ने अनाया की गुस्से भरी आवाज़ सुनी और अब की बार करीम की तरफ देखा। करीम ने सर हिलाया और अनाया से कहा, अनाया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं फ्री नहीं हूँ। अगर तुम्हें एमिली की ज़रूरत नहीं है तो तुम रेस्ट कर सकती हो। वैसे भी अब रात काफ़ी हो गई है, मैं रखता हूँ। करीम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सना ने देखा कि करीम ज़रूरत से ज़्यादा रूड हो गया था। करीम ने कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद गहरी सांस ली। उधर अनाया ने गुस्से से अपना फ़ोन फेंक दिया और रोने लगी। अनाया, जिसकी हर रात दूसरे दूसरे लड़के की बाहों में गुजरती थी, वो आज करीम के लिए रो रही थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि अनाया करीम को प्यार करती थी, बल्कि वो इसीलिए रो रही थी कि करीम उसके करीब आने में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा था। अनाया ने गुस्से से भरकर अपने बेडरूम के सभी पिलोज को जमीन पर फेंक दिया और अपना फोन जमीन से उठाकर मिरर पर फेंक दिया। अनाया के कमरे से आ रहे शोर को सुनकर अनाया के डैड उसके कमरे में आ गए और उसकी माँ भी। अनाया की माँ ने परेशान होकर कहा, बेटा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें चोट लग जाएगी। अनाया के पिता ने उसकी माँ की बात सुनी और फिर अनाया की तरफ देखकर प्यार से पूछा, अनाया, बेटा क्या हुआ? अपने मॉम को इग्नोर करते हुए अनाया ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, डैड, करीम मुझ में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता? उसने आज यहाँ आने से मना कर दिया। क्या? उसके डैड हैरान हुए। फिर अनाया को उन्होंने गले लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम कोशिश करो और अगर वो एक ओर से हाथ नहीं आता तो दूसरे ओर से हाथ लेने का ट्राई करो। चिंता मत करो मेरी बेटी, तुम काफ़ी सुंदर हो और कोई भी मर्द ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी खूबसूरती में न फंसे। अपने पिता की बातों को सुनती हुई अनाया उसके गले लगकर सुबकती रही। तभी उसकी माँ ने उसके डैड से तेज आवाज में कहा, सुशांत जी, आप अपनी बेटी को क्या बकवास सिखा रहे हैं? ये किस तरह की बात आप कह रहे हैं उससे? क्या आप भूल गए हैं कि आप उसके पिता हैं? अनाया की माँ ने जैसे ही अपना मुंह खोला, अनाया के पिता सुशांत ने उसे डांटते हुए कहा, चुप करो तुम। क्या तुम्हें अपनी बेटी का दर्द नहीं दिखाई देता? उस करीम ने कैसे तुम्हारी बेटी को रुलाया है? तुम्हारी बेटी की खूबसूरती का मजाक उड़ाया है उसने। अनाया की माँ को अपने पति की सोच और उसकी नीचता पर अफसोस हो रहा था। अनाया की माँ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो सुशांत से शादी के बाद बर्बाद हो गई थी। अनाया को बिगाड़ने में सुशांत जी का हाथ था। अनाया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अपने डैड से अपनी मॉम की शिकायत करते हुए कहा, देखा डैड, ये मेरी मॉम है, ये मेरी मॉम है ही नहीं। उस करीम ने मुझे रिजेक्ट करके दुख दिया है और फिर भी ये औरत मेरा साथ नहीं दे रही है। ये मेरी मॉम हो ही नहीं सकती। अनाया की बातों को सुनकर उसकी माँ को काफ़ी दुख हुआ। सुशांत ने भी अनाया की माँ को देखा और गुस्से से कहा, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपने बेटी के आसपास देखना भी नहीं चाहता। उन दोनों बाप बेटी की बात सुनकर अनाया की माँ वहाँ से पैर पटकती हुई चली गई। हालांकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ
कार में करीम ने फिर से कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद सना ने करीम से कहा, क्या तुम सच में बिजी हो? हाँ, करीम ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। सना ने उसे देखा और कुछ देर फिर खामोश हो गई। 1 मिनट बाद उसने कहा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। करीम ने सर हिलाया और गंभीर होकर कहा। सना चुप हो गई। करीम ने बात बदलते हुए उससे पूछा, तो क्या तुम आज मिसेस रायजादा को ढूंढ पाई? मिसेस रायजादा? सना ने करीम की तरफ देखा, फिर उसने कहा, नहीं, आज तो मैं द फैशन शो को कवर करने गई थी। वैसे आज मुझे वहाँ पर मिस्टर बिहान भी मिले। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद भी की। ओह, करीम ने सर हिलाया। तभी सना ने पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी ने इस शो को ऑर्गेनाइज किया था? हाँ, मैंने तो खास इसीलिए ऐसा किया था कि ताकि तुम मिसेस रायजादा के बारे में पता लगा सको। लेकिन लगता है तुमने इस मौके को गवा दिया। करीम ने लापरवाही से कहा और कार को ड्राइव करता रहा। सना करीम की ये बात सुनकर हैरान रह गई और उसने कहा, क्या मिसेस रायजादा आज यहाँ पर थी? करीम ने अब कार की स्पीड धीमी कर दी और सना की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, हाँ, तुमने मुझसे मिसेस रायजादा को ढूंढने में मदद करने को कहा था ना, इसीलिए मैंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। क्योंकि इस इवेंट में मिसेस रायजादा खुद एक मॉडल के तौर पर तुम्हारे सामने थी और तुम उससे मिली भी। करीम की बातें सुनकर सना की आंखें बड़ी होकर फैल गई। वो सोचने लगी, आज तो वहाँ पर एक नहीं बल्कि 15 मॉडल थी। उन 15 मॉडल्स में कौन सी लड़की मिसेस रायजादा हो सकती थी? सना ने करीम की तरफ देखा जो सर हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर सना को ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहा है। सना ने उसके कंधे के पास उसे मुक्का मारा और कहा, करीम, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? करीम ने सना की बात सुनी और मुस्कुरा दिया और कार को रोक दिया। फिर सना की तरफ देखते हुए उसने कहा, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें सच में मिसेस रायजादा के बारे में जानकारी दूं, तो पहले मुझे यहाँ पर किस चाहिए? इतना कहकर करीम ने अपनी उंगली को अपने होठों पर रख दिया। सना ने करीम को घूर कर देखा। करीम उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और अपने होठों की तरफ इशारा कर रहा था। सना ने करीम से कहा, करीम, तुम अपनी शराफत भूलते जा रहे हो। उसकी बात सुन करीम मुस्कुरा दिया और उससे कहा, मुझ में शराफत थी कब? अब बहाने छोड़ो और यहाँ किस दो मुझे, नहीं तो फिर तुम कुछ दिनों में नौकरी से निकाल दी जाओगी। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता तुम्हारी नौकरी के बारे में? करीम, सना ने चिढ़कर कहा। करीम ने स्माइल करके कहा। सना के साथ रहते हुए करीम को जाने क्या हो जाता है। वो भूल ही जाता है कि उसका अपना अस्तित्व क्या है। अलग बात तो ये है कि करीम को इस बात का एहसास भी नहीं होता है। करीम सना के किस का इंतजार कर रहा था और सना हाथों को फोल्ड किए बेबसी से उसे देख रही थी। सना ने सर हिलाया और करीम की तरफ हल्के से झुकी। सना के हाथ करीम की तरफ बढ़ गए और तभी करीम ने सना के दोनों हाथों को थाम लिया। करीम के इस तरह छूते ही सना की धड़कनें बढ़ गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। सना तो जैसे थम सी गई थी। करीम ने अपने हाथ की उंगलियों से सना की ठुड्डी को पकड़कर ऊपर किया। सना ने उसकी आंखों में झांका और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। सना की आंखों में झांकते हुए करीम ने इस पल को यही रोक देना चाहता था,
उन सूखी गहरी आंखों में सुकून भरा था जो करीम ने पहले कभी महसूस नहीं की। करीम ने सना के हाथ को अपने गालों पर रख दिया। सना की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे सना करीम की गोद में आ गई। सना की धड़कनें 100 की स्पीड से धड़क रही थी, एक दूसरे की आंखों में खोए। करीम और सना के होंठ एक दूसरे से जा मिले। सना ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और करीम की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। करीम की छुअन से वो अपने आप को बहकने से रोकना चाहती थी। उसका मन कह रहा था कि इस समझौते की शादी में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वहीं सना का दिल तो बस यही कह रहा था कि वो तुम्हारा पति है और उस पर तुम्हारा पूरा हक है। सना भी ना चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को मानने पर मजबूर थी। आखिर दिल के आगे किसी की चलती है क्या? सना ने अपने हाथ करीम की गर्दन में लपेट दिए और उसके और भी करीब हो गई। उसके इस तरह लिपट जाने से सना का चेस्ट करीम के सीने से जा टकराया। करीम को कुछ अलग सा हुआ, लेकिन महसूस बहुत अच्छा हुआ। ये लड़की हमेशा करीम को अपने करीब खींच ही लेती है। सना की बंद आंखों की तरफ देखने के बाद करीम भी सना के गर्म सांसों को अपनी आंखें बंद कर महसूस करने लगा। उसने अपने होठों से सना के सॉफ्ट होठों को चूमा। सना की पकड़ करीम के कंधे पर कस गई। करीम थोड़ा सा उत्तेजित हुआ और उसने सना की कमर पर अपनी पकड़ तेज कर ली। सना की धीमी लेकिन उत्तेजना को बढ़ाने वाली आह निकली। सना की धीमी आह सुनकर करीम मुस्कुरा दिया और सना को डीपली किस करने लगा। करीम की जीभ सना के मुंह में थी और वो बस उसे डीपली चूमे जा रहा था। सना भी अपने दिल की बात मानते हुए करीम का साथ देने लगी। ड्राइविंग सीट पर करीम की गोद में बैठी सना को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तब उसने करीम से धीरे से कहा, करीम। हाँ, करीम ने सना की गर्दन पर किस करते हुए कहा। उसकी आंखें बंद थी। सना ने सर हिलाया और कहा, करीम, हम कार में हैं और यहाँ ये सब करना काफ़ी अनकंफर्टेबल है। सना की बातों को सुनकर करीम को याद आया कि वो कार में था जो रोड पर किनारे रुक गई थी। करीम ने सना की तरफ देखा और कहा, ठीक है, हम घर चलते हैं, तब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ, बहाने मत बनाना। करीम की बातों को सुनकर सना मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर हल्की शर्म की लाली आ गई थी, जो इस अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। अपनी समझौते की शादी को भूलकर ये दोनों नॉर्मल पति पत्नी की तरह बिहेव कर रहे थे, जिससे उनके दिल में, उनके दिमाग से उनकी शर्तों को और दूरियों को दरकिनार कर दिया था। प्यार तो प्यार होता है, जो प्यार जताने के लिए अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। करीम ने सना को वापस पैसेंजर सीट पर बिठा दिया और शरारत से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सना ने अपने हाथों को करीम की नज़रों पर लगा दिया ताकि करीम उसे देख न पाए। उसकी इस हरकत पर करीम ने मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर और ड्राइव करने लगा। अगले आधे घंटे बाद वो दोनों बिला पहुंच चुके थे। कार रुकने के बाद करीम उतरा और उसने सना की ओर के दरवाजे को ओपन किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करने पर सना हैरान हो गई। उसने देखा कि विला के पास जो गार्ड थे वो करीम और सना की तरफ ही देख रहे थे। सना को करीम की गोद में इस तरह होने पर शर्म आ रही थी। उसने जल्दी से सर हिलाया और, करीम, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो, सब हमें ही देख रहे हैं, कोई क्या सोचेगा? करीम ने सना की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया और कहा, श तुम
तुम बहुत हिलती हो, शांत रहो। करीम के इतना कहने पर सना चुप हो गई। उसने जल्दी जल्दी सर हिलाया। उसने देखा गार्ड्स इस्माइल कर रहे थे। सना ने अपना सर करीम के सीने में छिपा लिया और अपनी बाहों को करीम के गले में लपेट लिया। गार्ड्स के लिए भी ये पल शॉकिंग था, क्योंकि इतने सालों से वो लोग अनाया को करीम के साथ देख रहे थे, लेकिन करीम ने कभी भी अनाया को इस तरह गोद उठाना तो दूर, उसने कभी पब्लिकली अनाया का हाथ भी नहीं पकड़ा था। करीम को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सना को गोद में उठाए अंदर अपने बेडरूम में आ गया और उसने सना को बेड पर उतार दिया और फिर सना के पास बैठते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए शरारत से कहा, मुझे लगता है अब तुम्हें कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। करीम की बात सुनते हुए सना उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट देख सकती थी। उसने भी ना में सर हिला दिया। उसकी धड़कनें तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीम ने उसे सर हिलाते हुए देखा और उसकी आंखों में देखते हुए उसके करीब आ गया और उसके हाथ सना के कमर पर कपड़ों के अंदर घूमने लगे। सना ने उसकी आंखों में झांकते हुए अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल किया और बेड पर नीचे की तरफ झुकते हुए करीम से कहा, करीम तुम्हें क्या हो गया है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब